हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में अपनी पहचान कायम की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी और योगी समाज को कृतार्थ करने का काम भी किया। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली है, तब से महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की झड़ी लगाकर योगी समाज को कृतार्थ किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थल बोहर रोहतक में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक पीठ भी स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि नाथ संप्रदाय के लोग को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। मित्रों, हम लोगों ने पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वाराओं की परंपरा में है, अब नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं। ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं, मुझे मालूम नहीं कितनी हैं। सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं, वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे तो यथा योग्य सबको उनके साइज के या उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर संत महापुरुष के नाम से अलग से पाठ जोड़ना तो शायद बच्चों के साथ जाती हो जाएगी, क्योंकि संत महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है। उन सबका उल्लेख करते हुए संतों की शिक्षा, ये बच्चों को पता लगना चाहिए। इसलिए महंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक सज्जन हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने, और पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे जो पारंपरिक संगीत वादक हैं, सारंगी वादक हैं, फिर कुछ और अन्य जो शिव वाद्य के ऊपर जो जिस प्रकार से वाद्य बजाते हैं, ऐसे सब वादकों के लिए एक विशेष आयु के बाद जब वो अपना वाद्य बजाने के सक्षम नहीं रहते, आखिर फूंक मारनी होती है और वाद्य फूंक से ही है, तो एक सारी आयु तक वो संभव नहीं होता है। तो जो उनकी क्षमता समाप्त होगी, ऐसे वाद्यवादकों के लिए अलग से पेंशन की एक स्कीम बन रही है, ताकि उनकी आजीविका की पेंशन उनको ये मिल सके। एक मेरा ऐसा भी विचार है कि देखिए, समाज में एक परंपरा भिक्षा मांगने की है।
और जहां तक मेरी जानकारी है, योगी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो भिक्षा मांग करके अपना काम करते हैं। कुछ पारंपरिक चला आ रहा है। हो सकता है उस समाज के अंदर मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लगते हैं कि शायद हमारा यही व्यवसाय है। इस व्यवसाय को छोड़ना चाहिए। ऐसे सब लोगों को हम विशेष शिक्षा, विशेष उनका जो हुनर है उनका विकास करके, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करा करके उनको अलग से व्यवसाय करने के लिए हम योजना बनाएंगे, ताकि इनको कोई व्यवसाय मिल सके, अपनी आजीविका उसमें से वो कमा सकें। एक ये भी विचार आप लोगों में से ही किसी सज्जन ने जोड़ा है, इस नाते से ये सब हम करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में बीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया था। अब नगर निकायों में भी इस तर्ज पर बीसीए वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं से अवगत करवाने के लिए गुरु गोरखनाथ की जीवनी और उनकी शिक्षाओं का उल्लेख स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्र वादक जो एक आयु के बाद वाद्य यंत्रों को बजाने में सक्षम नहीं रहते हैं, उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से पेंशन योजना तैयार कर रही है, जिसका जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन कौन सी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव में घोषणाएं की। नगर निकायों में बीसीए वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण। एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित की जाएगी शोध पीठ। नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। गुरु गोरखनाथ की जीवनी और शिक्षाओं का स्कूली पाठ्यक्रम में उल्लेख किया जाएगा। समाज की कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान है। राज्य सरकार ने बेटियों को बचाने और उनकी शिक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि योगी समाज जहां सहमति प्रदान करेगा, उन शहरों में गुरु गोरखनाथ के नाम पर चौक या मार्गों का नाम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी समाज के लोग अपनी धर्मशालाओं की सूची प्रदान कर दें, जहां भी जो आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा में आरक्षण पहले से दिया है। सबसे पहले जिन गरीबों को आरक्षण नहीं मिला है, पहले उनके लिए बनाई जाएंगी योजनाएं। योगी या घुमंतु समाज के लिए जिन परिवारों में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। आज अगर महंत गोरक्षनाथ जी या इस योगी समाज की मैं चर्चा करूं तो योग के अंदर अभूतपूर्व एक योगदान रहा है, जिस योग को आज भी दुनिया मान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 21 जून को योग दिवस मनाने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कराई है, इसकी अगर बैकग्राउंड में कोई समाज, कोई महापुरुष रहे हैं तो योगी जितने भी थे वो सब योग को आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ऐसी सामाजिक बुराइयों का, तो आज भी समाज में बुराइयां उनको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। गरीबी के साथ लड़ाई लड़ना, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना, वास्तव में ये रचनात्मक काम है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा में हमने आरक्षण पहले से दे दिया है। अब एक आरक्षण की जात पात के नाम से जो लोग कहते हैं इस जाति को यहां जोड़ दो, इस जाति को यहां जोड़ दो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं दूसरी जातियों से जुड़ी हुई होती हैं। हमने कोई चीज कहीं भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जाता है। हम उसमें योग्य विचार करने के बाद जो गरीब है, जिसको आरक्षण पहले नहीं मिला है, उसके लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ग पहले से आरक्षण में आ गया है, उसको अतिरिक्त लाभ देना कई बार कठिन होता है, कई विषय इसमें कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो हमने घोषणा की थी कि अगर योगी समाज या घुमंतु समाज, बहुत जातियां उसमें, उन जातियों में से कोई जाति जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसे परिवार में यदि सरकारी नौकरी पहले से नहीं है तो उनको सबको 5% अंक ये अलग से मिलेंगे और ये आपके समाज पर भी लागू होता है, तो उनको 5% अलग देंगे। लेकिन किसी को एक बार आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको ये कठिन हो जाता है, 2 लाभ नौकरियों में मिल नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने में हमारे संत महापुरुषों का सदैव अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसीलिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संत महापुरुषों की
शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही है और आज का ये स्मृति उत्सव भी इसी कड़ी में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बेटियों को बचाने और उनके शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने लिंगानुपात में सुधार किया है। बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए प्रदेश सरकार ने 72 कॉलेज खोले हैं, जिनमें से 42 केवल महिलाओं के लिए। 2000 जन्म के पीछे 72 बेटियां जो गर्भ में मार दी जाती थी, आज वो बचती हैं। बेटी हमारा धन है। बेटी समाज के अंदर समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का यानी हमारी परंपराएं हैं। ये कैसे बचाना है? बेटी की शिक्षा 72 कॉलेज हमने खोले, जिसके अंदर 42 कॉलेज केवल महिलाओं के और बाकी 30 कॉलेज जो हैं उसको हमने एजुकेशन यानी को एजुकेट जो लड़के लड़कियों दोनों का ऐसे कॉलेज हमने खोले। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति की आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत उनके अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया गया है। हम लोगों को स्वाभिमानी बना रहे हैं, इसीलिए काम के बदले वोट, इस तरह की परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे समाज को एक साथ एक नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। मित्रों, गरीब की सहायता कैसे की जाए, पहचान कर रहे हैं हम कि कौन गरीब रह गया। उसकी सहायता में उनका पहले डाटा इकट्ठा किया परिवार पहचान पत्र में, उनकी आय कितनी है। बीपीएल इस नाते से पहले 1,20,000 की आय को बीपीएल माना जाता था। हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। हरियाणा में 1,80,000 किया, 1,80,000 किया ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। उनके राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस परिवार में काम करने वाला व्यक्ति अगर एक भी मिल जाए, उसको काम के लिए कैंप लगा के उसमें बुलाओ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हमने किया। व्यक्ति का स्वाभिमान कैसे खड़ा करना है, इसके लिए हमने काम किए। अब ये सामाजिक काम है, ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज में भी जो गरीब समाज है, ज्यादातर मैं समझता हूं जोगी समाज की कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको व्यवसाय की जरूरत है, उनको हर सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस सुविधा इस प्रकार से हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा प्रकार होता है जो राजनीतिक प्रकार है कि समाज को जातियों में बांट के रखो, जातियों के नाते उनकी डिमांड को पूरा करो और उसके बदले में जातियों से सौदेबाजी करो कि आप मेरा काम करो, हम आपको वोट देंगे। वोट के बदले में काम, ये सौदेबाजी, ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को हमको तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। वोट अपनी जगह है, समाज को सुधारना, इसको ऊपर उठाना ये अलग एक विषय है। हम सबको मिल करके अगर जाति के तौर पर भी, पंथ के तौर पर भी, महापुरुषों की शिक्षा के हिसाब से भी अगर आगे बढ़ना है तो दूसरी परंपराएं जो हमारी बनी हुई हैं उस पर काम करना चाहिए। हमारी चिंता जरूर सरकार करेगी, जिसकी जो जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, महापुरुषों की अमरता, उनको याद रखना ताकि हमारी प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहे। मंत गोरक्षनाथ के एक नाम से अगर कुछ चीजें अगर प्रदेश में होंगी तो हमेशा हम याद रखेंगे। जब भी हम जाएंगे उनकी शिक्षा के सामने हमारा नतमस्तक हम होंगे। हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता, उनको याद रखना। इस अवसर पर अलवर से सांसद महंत बालक और उपस्थित जनों को संबोधित किया और इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही उत्सव में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य डॉक्टर हंसराज सहित अन्य प्रदेशों से आए योगी समाज के लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर एक गरीब जरूरतमंदों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नवनिर्मित कार्यालय कर्णकमल का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को नए कार्यालय के उद्घाटन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए। हरियाणा में नागरिकों के उत्थान के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले लेते रहती है। इसी कड़ी में करनाल के सेक्टर 9 स्थित बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय कर्णकमल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8.5 सालों में सरकार ने प्रदेश में हर वर्गों के हितों का ध्यान में रखते हुए अनेक विकासात्मक परियोजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिनका प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं परिवार पहचान पत्र अनियमितताओं और गड़बड़ियों को पकड़ने में अहम दस्तावेज साबित हुआ है, जिसका अध्ययन करने में देश के 5 से 6 राज्यों सहित कुछ विदेशी देशों ने भी रुचि दिखाई है। पहली बात तो जन संवाद के नाते से आपको दिखाई है ना, आप लोगों ने मीडिया, बहुत से लोग आप में से भी वहाँ मुझे मिले हैं। जनता से हम पूछते हैं कि हमारी सरकार का कोई आपको अच्छा काम लगता है तो बताइए। हम बताने के बजाय जनता ही अपने आप में इतने सारे विषय वो उठाती है, पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार से मुक्ति का, उनको जो सेवाएं मिलती हैं, योजनाएं मिलती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, उनको जो इलाज होते हैं, जिस प्रकार से हमने गांव में लालोरा काम किया उसकी रजिस्ट्री होने का, तो जितने लाभ उनको आज समय गिनाए जा रहे हैं वो सब बताते हैं। बल्कि 8-10 साल पहले क्या होता था ऐसा स्पष्ट रूप से लोग बताते हैं। इसलिए मेरे बजाय जनता का जो एक उत्साहवर्धन जिस प्रकार का हुआ है इन सारी चीजों को लेकर के, स्वाभाविक रूप से उसको हमें भी उसकी प्रसन्नता है कि हमने जो काम 3 सालों में किया उसका कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए से किए गए सर्वे के आधार पर प्रदेश में 12,50,000 नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसी तरह केंद्र सरकार के 1,20,000 रूपए की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रूपए किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में आयुष्मान कार्ड एवं चिरायु हरियाणा योजना के तहत 7 लाख लोगों ने मुफ्त में अपना इलाज करवाया है, जिस पर 950 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी कार्यालय के भवन का उद्घाटन होना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है और ये दिन कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन बन जाता है, क्योंकि पार्टी को सुचारू रूप से चलाने एवं मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं का बहुत ही महत्व है। उन्होंने कहा कि आज का ये उत्सव सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है, जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया। इसे बनाकर तैयार किया गया है और जिसका नाम कर्ण कमल रखा गया है। इस नाम में भी एक ताकत है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए, पार्टी का कार्यालय होना और ना होना उतना ही अंतर है जितना एक व्यक्तिगत रूप से किसी परिवार का अपना मकान होना या किसी किराए पर रहना। किराए पर रहने में काम तो चल जाता है, लेकिन व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं बनता। स्वाभिमानी और उसको जो आनंद आता है अपने घर में रहने का, उसी प्रकार का पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज ये कार्यालय बनने के बाद मन में निश्चित रूप से उत्साह जागृत होगा कि अपना कार्यालय है, यहीं बैठ करके हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी लोगों से विकास कार्यों के फीडबैक लेने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है और अब तक भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सैकड़ों लोगों से रूबरू हुए। वहीं ई टेंडरिंग की गलतफहमी को भी अब दूर किया गया है। जनप्रतिनिधि और गाँव के लोग स्वयं ई टेंडरिंग की प्रशंसा कर रहे हैं। विकास के नाते से पारदर्शिता ये पहली कंडीशन है। जैसे ई टेंडरिंग का विरोध कुछ लोगों ने किया था, अब गांव के लोग खड़े होकर के समर्थन करते हैं इस बात का कि नहीं, आपका बहुत अच्छा ये स्टेप है। आपको ई टेंडरिंग से करने से हमारे जो टेंडर छूट रहे हैं, यानी जो एस्टिमेट्स होते हैं उससे 30% कम में और टेंडर जा रहे हैं। सब गाँव में सरपंचों को भी उनको ध्यान में आया है कि हम उसमें से मुक्त हो गए। यानी सरपंच जिनको लगता था जो पहले ये बस्ते गुम कर देना, बस्ते ना देना जो बीमारी होती थी, उससे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग से सारी चीज कंप्यूटराइज हो गई है। और कोई सरपंच आज सरपंच है, कल मानो नहीं भी रहेगा, उसको कोई बस्ता जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज 1100 सरपंच ऐसे हैं जो अपने पिछले साल का, पिछले टर्म का बस्ता दे नहीं रहे हैं। कोई गड़बड़ है तभी नहीं दे रहे ना। इसलिए गाँव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ओवरवेलमिंग। इस अवसर पर घरौंजा के विधायक हरविंदर कल्याण और जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो आइए आपको हरियाणा की मनोहर सरकार में हो रही विकास की एक झलकियों से रूबरू कराते हैं। मेरे मन का विचार है, किसी भी सुखी समाज की कल्पना तब होती है कि समाज का जो अंत्य पायदान का व्यक्ति है वो कैसे सुखी हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसके पेट में तो उस समय का भोजन नहीं पहुंचता, जिसके सिर पर छत नहीं है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, उसको सुखी करना ये बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी है और मैं दबखेड़ी गांव की रहने वाली हूँ। मैं पहले मजदूरी करती थी। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कोई अपना काम करूँ और उसमें मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सरकार ने सुविधा दी, लोन दिया और हमने अपना काम शुरू किया। सरकार से जो हमें सुविधा मिली है
इससे हमें मनिहारे की दुकान खोली है, उसमें हमने कपड़े भी रखे हुए हैं, कॉस्मेटिक का सामान भी रखा हुआ है और इसमें चूड़ियां वगैरह जैसे बुटीक का सामान सब है। मेरा छोटा सा एक परिवार है, एक मेरी गुड़िया है, पढ़ाई करती है, सरकारी स्कूल में जाती है और हम उसको भी यही सिखाते हैं कि वो भी अब पढ़ लिख कर अच्छा काम करे। हमारे घर परिवार में सभी खुश हैं इस काम से। मैंने अपना काम शुरू किया है, हमें अच्छा पैसा भी मिलता है और काम भी हमारा अच्छा चलता है। गांव बस्ती में इज्जत भी है हमारी, जैसे आस पड़ोस के सभी आके बातचीत भी करते हैं और सामान भी खरीदते हैं और बच्ची भी हमारी बहुत खुश है कि हमारी मम्मी ने भी कोई अच्छा काम किया है, ऐसे ही हम भी अच्छा काम करेंगे। ये जो खट्टर सरकार ने हमें जो सुविधा दी है अभी, इसका ये जो रोजगार चलाने की स्कीम बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई है ये और हमें इससे बहुत लाभ भी मिला है और इससे हम बहुत अच्छा काम करना चाहेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। इस का सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से गौरव सिंह। गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रेणु सोगन, जो कि नू से एडीसी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, 2 मई से लेकर और 28 मई तक हमारे यहाँ पे MMAPY यानी कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले लगेंगे और हर ब्लॉक में, हर MC में अलग अलग डेट्स पे लगेंगे। कल हमारे जो मेलाज हैं वो फिरोजपुर ज़िला ब्लॉक में लगेंगे। देखिए, सबसे पहले जब लाभार्थी आएगा तो उसको वेलकम डेस्क पे जाना होगा। वहाँ पे उनको पूरा एक ब्रीफ दिया जाएगा कि मेला का जो ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल क्या है। उसके बाद फिर वो काउंसलिंग डेस्क पे जाएंगे। काउंसलिंग डेस्क में उनको समझाया जाएगा या फिर उनसे उनका मत लिया जाएगा कि वो किस प्रकार के कार्य में रुचि रखते हैं और वो किस प्रकार की स्कीम से सब्सक्राइब करना चाहेंगे, कौन सा लाभ उठाना चाहेंगे। जैसे इसमें लोन्स भी मिलेंगे और जैसे स्किलिंग के भी काफी सारे एवेन्यूज अवेलेबल रहेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी उनको काउंसिल किया जाएगा। उसके बाद आएंगे डिपार्टमेंटल डेस्क। डिपार्टमेंटल डेस्क पे उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कराने होंगे और कुल 19 डिपार्टमेंट की डेस्क लगी होंगी वहां पे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस डिफरेंट स्कीम्स। उसके बाद फिर वो बैंक्स के स्टॉल्स पे जाएंगे। बैंक्स पे यदि उनको सिबिल चेक कराना है या बैंक्स लोन का कोई इशू है तो बैंक्स अपने रिक्वायरमेंट्स उनको बताएंगे। इसके बाद एक फीडबैक काउंटर होगा जहाँ पे वो बता सकते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे मेले को लेके, और हम हर एक फीडबैक को देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 मई से लेकर 28 मई तक ये मेलाज लगेंगे और ये हर ब्लॉक और हर MC में लगेंगे। इसके लिए कुल मेवात में हमारे पास जो टोटल नंबर्स आए हैं वो 9792 बेनिफिशरीज के नाम आए हैं। कल जो फिरोजपुर ज़िला में मेला लगेगा उसमें कुल लाभार्थी हमारे पास 1466 नंबर है। इन सभी को ऊपर से फोन भी जाएंगे डिजिटाइज। प्री मेला काउंसलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे आशा है कि सभी को जानकारी होगी कल के मेले के बारे में और जो इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल टर्न अप करेंगे। मैं देखिए यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी यही सपना है और तमाम बार एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस चीज पे बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज करा है, इस चीज को पॉइंट आउट करा है कि जिनकी भी 180 से नीचे इनकम है वो सभी परिवार 180 से ऊपर आए। इन मेलों का और स्कीम का मेन उद्देश्य ही यही है कि हमारे यहाँ पे कोई अंत्योदय फैमिलीज ना रहें और सब एक बैर मिनिमम इनकम लेवल से ऊपर उठें। तो इसके लिए या तो आपको स्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किसी को स्विंग मशीन हो गई या किसी को बी कीपिंग करनी है, किसी को कोई और टाइप की जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, आप ऐसे काम सीखेंगे फिर आप यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड, तो फिर आपकी इनकम नेचुरली आगे ऊपर जाएगी।
दूसरी बात, फिर आप कोई लोन भी ले सकते हो, आप पशु का लोन ले सकते हो, या आप खरीद स्टोर खोल सकते हो, या वीटा बूथ खोल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 12 मई 2021, बी 16 अगस्त 2018, सी 30 जून 2022, डी 15 अगस्त 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।